जी बिल्कुल खात्मा हो जाएगा, बहुत जल्द खात्मा होने वाला है और इनको जल्द से जल्द प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भाई मोदी जी को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। केजरी भाई के हाथ में चाय बेचने वाले को चाय बेचने बंद कर देंगे उसकी। 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 24 से पहले इन लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं। लेकिन इस महागठबंधन से देखा जाए तो अब भी साइडलाइन है तमाम ऐसे विपक्षी दल, तमाम ऐसे छोटे छोटे दल जो मोदी सरकार को अपने ही वर्चस्व को ध्यान में रखते हुए चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर बार बार बातें रखी जा रही हैं कि आखिरकार देश का अगला प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए। सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक यही सामने आ रहा है कि एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने चाहिए या फिर कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद क्या कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारा खास प्रोग्राम इसी मुद्दे पर है कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद को देश का अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए या फिर नहीं। अगर चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की सियासत से ऐसे दिल्ली की सियासत तक पहुंच जाएं तो फिर बात ही कुछ और हो, क्योंकि राहुल गांधी तो फिर पूरी तरीके से यहाँ पर राजनीतिक करियर उनका पूरी तरीके से बर्बाद होता हुआ दिखाई देगा। उनके जो यहाँ पर सपने हैं अपनी कांग्रेस पार्टी को लेकर, कहीं ना कहीं उनकी सारी प्लानिंग पर पानी ही फिर जाएगा। और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को लेकर ऐलान अभी से शुरू हो चुका है। ओपी राजभर जो बार बार कहते हुए नजर आए कि एक दलित चेहरे को आगे होना चाहिए, प्रधानमंत्री अब मायावती को बना देना चाहिए, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव को उनसे मुलाकात करनी चाहिए और वह भी वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आज ओपी राजभर एनडीए में शामिल हो चुके हैं। अब सवाल यहां पर ये खड़े होते हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद में प्रधानमंत्री बनने की वो क्वालिटी अभी से नजर आती है या फिर नहीं। सवाल यहां पर रहेगा हमारी सहयोगी प्रज्ञा से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगी। जी हां, हम बात करेंगे हमारे उन सहयोगी से जो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची 21 जुलाई के दिन, और 21 जुलाई को वहां पर देखने को मिला कि जब भीम आर्मी की जो स्थापना दिवस वहां पर सेलिब्रेट किया गया, वहां पर प्रचंड प्रदर्शन देखने को मिला इस पार्टी का। और यहां पर कार्यकर्ताओं ने एक बात रखी कि चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री होना चाहिए, अगला प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आजाद को होना चाहिए। तो प्रज्ञा, यहां पर यही सवाल रहेगा, जब आप वहां पर पहुंची, जमीनी स्तर से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने यहां पर प्रधानमंत्री को लेकर कई सारी बातें कही हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद में क्या वो चीजें नजर आती हैं जो मायावती से हटकर हो, अखिलेश यादव से हटकर हो। आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी को राहुल गांधी से हटकर, ममता बनर्जी से हटकर, अरविंद केजरीवाल से हटकर वह चुनौती दे पाएंगे? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को लेकर के उनके समर्थकों का प्यार है, और जाहिर सी बात है खुद चंद्रशेखर आजाद अपने बयानों में कई बार कह चुके हैं कि आज वो जो कुछ भी हैं अपने समर्थकों की वजह से ही है, और इसीलिए उनके समर्थकों का प्यार इतना ज्यादा बढ़ता हुआ हम सभी ने देखा। 21 जुलाई को वाकई में जंतर मंतर पर जो नजारा था वो शायद बहुत समय पहले किसी ने ऐसा नजारा देखा होगा कि किसी नेता के लिए इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी हो। और साफ तौर पर यहाँ पर जो उनके समर्थक है उनका कहना उन्हें प्रधानमंत्री बनाने को लेकर इसलिए रहा, दावा इसलिए रहा क्योंकि जो मौजूदा प्रधानमंत्री है यानी कि नरेंद्र मोदी, देश में कई ऐसे मामले, कई ऐसे मुद्दे हमने देखे जिसमें कहीं ना कहीं वो विफल होते हुए दिखाई दिए। चाहे अगर हम बात कर ले मणिपुर में हो रही हिंसा की, उसमें जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आए। यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से हमारे देश के कई पहलवान खिलाड़ी जो महीनों तक धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन पहलवानों को लेकर के प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं और उन पर भी वो कुछ नहीं बोल रहे। तो देखिए, इसे लेकर के न केवल चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों का बल्कि लगभग कह सकते हैं कि 60% जनता का ये कहना है कि हम प्रधानमंत्री के पद पर जिससे बिठा रहे हैं, अगर वो प्रधान बनने के बाद जनता के बारे में सोच ही नहीं रहा है, जनता की फिक्र ही नहीं कर रहा है, तो फिर आखिरकार प्रधानमंत्री बनाने का क्या फायदा। और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री बनाने का दावा उनके समर्थक इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की अगर बात करें तो राजनीति में कहीं ना कहीं उनके पास ना तो बहुत ज्यादा बड़ा वोट बैंक है, ना उनके पास बहुत बड़ी पार्टी है, ना सीटों का आंकड़ा
है, लेकिन फिर भी जनता का प्यार उन्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने दल के लोगों के समर्थन में बात करते हुए नजर आते हैं। मणिपुर में क्या कुकी समुदाय या मैतेई समुदाय से उनका कोई खास रिश्ता है? नहीं, लेकिन वो फिर भी उनकी बात करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके हक में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पहलवान खिलाड़ियों की बात करें, क्या वो उन्हीं के कह सकते हैं जाति से जुड़े हुए? नहीं, लेकिन वो फिर भी उनके समर्थन में बात करते इस टक्कर में देखा जाए प्रज्ञा राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है, नीतीश कुमार है, काफी अनुभवी नेता है, मायावती खुद है जिन्हें वह अपनी मां के समान का दर्जा देते हैं। आप क्या कहती हैं उसे देखते हुए? देखिए, हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि जो प्रधानमंत्री बनाने की बात है, अगर आप राहुल गांधी का जिक्र करेंगे तो जितने भी कांग्रेस समर्थक हैं या फिर राहुल गांधी के समर्थक हैं, वो उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो समर्थक है वो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी या दिल्ली की जनता से आप पूछेंगी तो जाहिर सी बात है वो कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो समर्थक हैं वो अपने नेता को चाहेंगे कि वो राजनीति में सबसे बड़े कद पर हो, सबसे बड़े पद पर हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम वोटों के आंकड़े को देखें, समझे, तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो निकल करके सामने आ रहा है उसके आधार पर मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता वापस हो जाती है, मोदी सरनेम मामले में अगर उन्हें राहत मिलती है, तो शायद उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन अगर वो नहीं होते तो इस वक्त विपक्ष से सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक ऐसा चेहरा जो प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी को चुनौती देने का काम करेगा, तो वो कहीं ना कहीं इस वक्त नीतीश कुमार है। हालांकि उन्हें लेकर भी दावा किया जा रहा है कि शायद साल 2024 के चुनाव से पहले वो कोई बड़ा खेल कर दें, एनडीए में शामिल हो जाए। तो ऐसे में मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी है, मायावती का भी नाम है क्योंकि वो एक समय में मुख्यमंत्री रह चुकी है उत्तर प्रदेश की, जिसे हमारे भारत देश में कह सकते हैं सबसे मजबूत राज्य के तौर पर देखा जाता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को लेकर अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा समय है, उन्हें काफी कुछ सीखने की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात कि अभी उन्हें राजनीति में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा। जैसा कि प्रज्ञा ने यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं, इनसे साफ तौर पर जाहिर होता है कि पीएम मोदी के सामने चंद्रशेखर आजाद अभी वो टक्कर नहीं दे पाएंगे जो राहुल गांधी दे सकते हैं, अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं, नीतीश कुमार दे सकते हैं, और साथ ही साथ ममता बनर्जी, तो वहीं मायावती को भी इसी में काउंट किया जाता है। देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव भी एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं क्योंकि इस पार्टी को उन्हें नेशनल लेवल पर ले जाना है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? आखिरकार देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। के पूछना चाहूंगी, परसों एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर आई मणिपुर से जहां पर दो बेटियों को, देश की उन बेटियों को जिन्हें मान सम्मान कहा जाता है, उन्हें नग्न कर कर घुमाया जाता है, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म करा जाता है, और उस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। बेटियों के सम्मान की बात वो नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि मणिपुर में अगर ऐसा हुआ है तो राजस्थान में भी तो हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी तो हुआ है। तो जिस तरीके से बेटियों पर भी राजनीति हो रही है, लगातार राजनीति का शिकार देश की बेटियां होती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है क्या बेटियों का समर्थन अब देश के प्रधानमंत्री के साथ होगा? मोदी का ये तो काम है, वो ही हर जगह करवा रहे हैं, यहाँ पे भी वही करवा रहे हैं, वहाँ पे भी वही करवा रहे हैं। कह रही है कि कहीं ना कहीं मणिपुर हिंसा के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। जी, पूरी तरह से मोदी जिम्मेदार है, और उसके जिम्मेदार कौन? मोदी जिम्मेदार है, सब कुछ उनके ही अंदर है ना। आप ये देखिए, ये वही जगह है, यहाँ पर अभी 2 महीने पहले तक देश की बेटियां, पहलवान खिलाड़ी लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सबूत मिले हैं, ये दिल्ली पुलिस कह रही है, फिर भी कल ब्रजभूषण शरण सिंह को जमानत दे दी जाती है। ऐसे देश में आखिरकार किस तरह से मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि बेटियों का विकास हो रहा है? मोदी जी बेटियों को बस ऐसे कह रहे हैं, बेटियों को उनका कोई समर्थन नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है मोदी को बेटियों की तरफ से। अच्छा देखिए, यहाँ पर चलिए, ये तो महिला है, हो सकता है कि शायद महिलाओं के सम्मान को लेकर ये मोदी जी पर हमला बोल रहे, लेकिन मणिपुर की हिंसा की तस्वीर आप सभी ने देखी। आप सभी से मेरा सवाल है कि जिस तरीके से बेटियों के साथ ऐसी भयावह तस्वीर सामने आ रही है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप सब क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, जो देश की बहन बेटियों के। वैसे तो बोल रखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूरी तरह से फेल है सरकार। कहा जा रहा है ऐसी हजारों तस्वीरें हैं जो अब एक के बाद एक सामने आएंगी। ऐसे में क्या करना चाहिए देश की जनता को ऐसी सरकार के खिलाफ? ऐसी सरकार को गिरा देना चाहिए, ऐसी सरकार को गिरा देना चाहिए, साफ तौर पर कह रहे। क्या लग रहा है साल 2024 में मोदी सरकार का खात्मा हो जाएगा? जी बिल्कुल खात्मा हो जाएगा, बहुत जल्द खात्मा होने वाला है, और इनको जल्द से जल्द प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भाई, मैं चाहूंगी आपने जो अभी ये अल्फाज कहे हैं एक बार और मजबूती के साथ कहें, ताकि ये आवाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंच पाए कि बेटियों के साथ अगर इस तरीके की भयावह हरकत की जाएगी
जाएगी, शर्मनाक हरकत की जाएगी तो क्या अंजाम होगा? मोदी जी को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। केजरी भाई के हाथ में चाय बेचने वाले को चाय बेचने बंद कर देंगे उसकी। देखिए आप साफ तौर पर कह रहे हैं, देखिए सवाल मेरा ये चलिए कि ये तो हो गई यहाँ पर मणिपुर हिंसा की बात, लेकिन साफ तौर पर मोदी जी कह रहे हैं कि ऐसा बाकी राज्यों में भी हो रहा है, तो आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ पर जनता ने तो आपको वोट दिया है ना, तो मोदी जी किस हक से कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है? देखिए मोदी जी जो है देश को अपने लिए अपनी ढाल पे ले रहे हैं, ये नहीं कि पूरी समाज के लिए ले नहीं जा रहे हो। ऐसा हमारा प्रधानमंत्री चाहिए ताकि पूरा समाज के लिए लड़े और पूरी समाज के लिए सेवक बने। ऐसा हमारा चंद्रशेखर भाई आज़ाद ही कर सकता है इस समाज के अंदर, बाकी और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ही हमारा प्रधानमंत्री बने 2024 के आने वाले टाइम में। और मैं इस जनता से अपील करना चाहूँगा कि ऐसी हस्ती को चुने जो सबका सम्मान, सबका भाईचारा निभाए। तो इसी लेके हमारी जनता परेशान है। क्यों? सबका सम्मान, सबका। यहाँ पर मेरे पीछे लगातार तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, तमाम जो पोस्टर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद, साल 2024 के चुनाव होने वाले हैं, बैठकों का दौर जारी है, विपक्ष भी कर रहा है और एनडीए भी कर रहा है। चंद्रशेखर आजाद अभी किसी भी बैठक में शामिल होते हुए नजर नहीं आए, तो क्या वो अकेले जीत हासिल कर पाएंगे? भाई है अकेले ही। अभी जब उन्होंने सन 2014 में संगठन बनाया तो अकेले चले थे तो भैया अकेले चलते हैं, अकेले ही धीरे धीरे अकेले ही जीत हासिल होती है। ये देखा है आज भैया के साथ कितनी पब्लिक है। जब सन 2024 में भैया आएंगे तो अकेले जीत हासिल। तो मैं आपके आगे ज्ञापन पढ़ता हूँ, आप ज्ञापन को गौर से पढ़ ले, सुन लेना एक बार। बहुत महत्वपूर्ण है ये ज्ञापन, और ये ज्ञापन इसलिए जरूरी है कि एक छोटी सी मांग इसमें मुझसे जुड़ी हुई है, लेकिन बाकी मांग बहुत मुझसे जुड़ी हुई नहीं है, समाज से जुड़ी हुई है। भाई चंद्रशेखर तो अकेला आदमी मर जाएगा, लेकिन इस समाज के साथ जो न्याय हो रहा है उसका हिसाब तो करना पड़ेगा ना। ये उसका हिसाब नहीं करने के क्या हम इस देश में, आप बताओ, मरने के लिए पैदा हुए हो? मणिपुर की बच्चियां याद हैं? देखो हमारे साथ तो शोषितों के साथ ये सदियों से होता आया। वीडियो भले ही वायरल ना होती हो, लेकिन होता तो आया है। लेकिन अब ये बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप बताओ। तो मैं आपके आगे ज्ञापन पढ़ूंगा। आखिरी मांग जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पढ़ेंगे। जो ज्ञापन है उस पर गौर कर लो, मीडिया के साथी भी ज्ञापन चला देना भाई। भाई कान से सुन लो। चुप हो जाओ, ये गौर सुनो। आप जय भीम के नाम से तो बहुत दिन से लगा रहे, ये सुनो, इसी में है सब कुछ। निवेदन करना राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से उम्मीद खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री जी तो उनका भी नहीं लड़ पा रहे लड़ाई जिनको सरकार बनाए। भाई बैठ जाओ। अरे मैं तुम्हें नेता बनाना चाहता हूँ, तुम पत्रकार बनना चाह रहे हो, फोटोग्राफर बनना चाह रहे हो। बैठो यार, क्या कर रहे हो कमाल। बैठ जाओ यार, ये कोई बात ठीक नहीं। इतनी बार मैंने कभी नहीं कहा आज तक तुम्हें, आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने इतनी बार कभी निवेदन नहीं किया। आप जानते हो नहीं जानते हो? सुनो मेरी बात पे गौर करो, मत बोलो बस कोई भी। निवेदन करना है कि स्वतंत्र भारत के संविधान में समस्त नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय हेतु मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही सदियों से हक वंचित वर्गों, विशेष रूप से जाति जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा व इनके विकास के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। हमारा संविधान समाज के कमजोर वर्गों, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। यथा संविधान अनुच्छेद 38 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। यह अवगत कराना है कि सदियों से
SC/ST समुदाय के लोग सामंतवादी और घृणित जातिवादी क्रूर मनुवादी मानसिकता का शिकार बनाए जा रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति का सर के सिर के ऊपर अपर कास्ट के व्यक्ति द्वारा पेशाब करना आधुनिक भारत की क्रूर मानसिकता को दर्शाता है। इसी प्रकार पिछले कुछ वर्षों में देश के राज्यों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए चैलेंज करके सुनिश्चित हत्याएं की जा रही हैं। इसमें प्रमुख घटनाएं हैं शोधार्थी छात्र रोहित वेमुला की हत्या, वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेर की हत्या, मनीषा वाल्मीकि की हत्या, जितेंद्र मेघवाल की हत्या, इंद्र मेघवाल की हत्या, रमन वाल्मीकि की हत्या, भाई आकाश गुजर की हत्या जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गोली मारकर की गई। इन घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि देश भारत के संविधान से नहीं बल्कि देश का शासन प्रशासन मनोविधान से संचालित हो रहा है। समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ आए दिन सुनियोजित हिंसा, हत्याओं तथा मॉब लिंचिंग घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। NCRB की रिपोर्ट इसका सरकारी सबूत है। अब मैं आपको एक एक करके मांग पढ़ता हूं, पढ़ूं भाई? आप समर्थन भी करना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारा बुद्धिजीवी समाज भी सुने कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं या समाज के लिए लड़ रहे हैं। हम आपकी वोट से बने वो नेता नहीं जो राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में तलवे चाट रहे RSS और भारतीय जनता पार्टी के। हम आपका खून है, कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे और हमेशा सड़कों पर लड़ते रहेंगे। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। देश में 85% लोग SC, ST, OBC व अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जबकि हाई जुडिशरी अर्थात सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में इन वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके लिए इन वर्गों के जजों की समानुपातिक आरक्षण के तहत नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। और इसका एक उदाहरण बता देता हूं। UPHDS में पिछले 10 साल में दलित समाज का एक भी बच्चा भर्ती नहीं हुआ। आप चेक करा लेना। उन्होंने एक षड्यंत्र कर रखा है, हम उनको हरा देते हैं कंपटीशन में, इंटरव्यू में वो हमें हरा देते हैं। उन्होंने कहा इंटरव्यू में 80 नंबर नहीं आएंगे तो भाई कामयाब नहीं मानने जाएगा, 70 से 79 देकर हमारे लोगों को निकाल देते। आप देखो लोकतांत्रिक भारत में एक जज नहीं बना पिछले 10 साल में। आप इस बात को समझो, कितनी बड़ी साइज कर पिछड़े वर्ग के भी 2-4 बने होंगे। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके नेता जिनको आपने वोट से बनाया उनको ये दिखाई नहीं देता भाई। जब आपका जज नहीं होगा तो फिर 10 लाख का जुर्माना तो लगेगा भाई, या नहीं? फिर संविधान के अनुच्छेद, दूसरी मांग है, ये होनी चाहिए पहले वाली। संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को एक संवैधानिक संस्था है। इस आयोग को प्रत्येक राज्य में गठन हो, जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जज हो। इस प्रकार जिला स्तर पर आयोग का गठन किया जाए तथा भारत के प्रत्येक जिले में SC, ST एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जाए, जो केवल SC, ST एक्ट में दर्ज केसों की सुनवाई करे और आयोग उनकी निगरानी करे। और इसलिए मैंने कहा कि बिहार वालों को भी अपने यहाँ आयोग बना देना चाहिए, ठीक है? ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छे। SC, ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 के उपबंध 4 के तहत जिला स्तर पर जिलाधिकारी की संस्तुति में जांच प्रक्रिया की निगरानी हेतु अधिवक्ताओं की कमेटी का गठन किया जाए तथा SC, ST समुदाय के जघन्य अपराधों जिसमें कम से कम 7 वर्ष की सजा हो, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि कम से कम जो भी 8,25,000 रुपए मिलती है 50 लाख रुपए की जाए। पीड़ित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। बताओ सहमत हो या नहीं सहमत हो? आज मंच के लोग हाथ नहीं उठा रहे हो, तो हम एक तरफ हो गए। चलो आगे बढ़ो। SC, ST वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों का उच्च पदों पर SC, ST, OBC वर्ग के